हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। आज हम आपको कराने वाले हैं भारतीय संविधान का वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन का नाम है मूल ढांचे का सिद्धांत, जो अक्सर हमारे LLB एग्ज़ाम में, BA LLB एग्ज़ाम में, अदर एग्ज़ाम्स में ये हमारा आता रहता है। तो ये इस पर्पज़ से हमारे जब संविधान के क्वेश्चन की हम तैयारी करते हैं, संविधान के क्वेश्चनों को हम रीड करते हैं, तो इसका अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व होता है। ये अपने आप में एक पावरफुल क्वेश्चन है, तो इसलिए इसकी जो याद करना और इसका जो महत्व है सर्वाधिक है संविधान के अंदर। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम अच्छे से रीड करेंगे और अच्छे से समझेंगे। मूल ढांचे का सिद्धांत, ठीक है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन घंटी को ऑन नहीं किया है, प्रेस नहीं किया है, तो आप प्लीज़ ऑन कर लो, जिससे कि आपके अपने YouTube चैनल पर जब भी कोई लॉ से रिलेटेड वीडियो आएगी आपको तुरंत पता चल जाएगा, और जिससे आप सही वक्त रहते अपनी आसान तरीके से तैयारी कर पाओगे और अच्छे नंबर लाकर एक सही मुकाम हासिल कर पाओगे, ठीक है। और आपको इसी YouTube चैनल पर ऑल सेमेस्टर की कंटिन्यू आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है। अब ज़्यादा बात ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ। क्वेश्चन है हमारा मूल ढांचे का सिद्धांत। बेसिक स्ट्रक्चर, हमें अपने मूल ढांचे का बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमें रीड करना है, अच्छे से समझना है। और इसमें आपको एक बात बता दूं, इसमें जो है सन और आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट है, केस वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। केस के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। केस के सन यानी ईयर आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें आर्टिकल्स यानी हमारे अनुच्छेद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी इम्पोर्टेंट। तो इसमें मैं जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता चुका हूँ। केसेस को अच्छे से रट लेना, याद कर लेना, लिख लिख के देख लेना। आर्टिकल्स को अच्छे से याद कर लेना। और इम्पोर्टेंट है इसमें ये कि ये जो मूल ढांचे का सिद्धांत है हमारे लॉ में वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ज़्यादा बात न करते हुए अब हम इसे समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट, यहां पर लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या कहते हैं उच्चतम न्यायालय, ठीक है। अब हम इसे आगे समझते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, मतलब एक केस था, सुप्रीम कोर्ट में चला था वो केस, और केस था गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1967 SC 1643 में यह निर्धारित किया गया था कि संसद अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मौलिक अधिकार वाले भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती है। गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि मौलिक अधिकार वाले भाग 3 में, हमारा संविधान भागों में डिवाइड है और भाग आर्टिकल्स में डिवाइड है। मौलिक अधिकार जो है हमारे भाग 3 में है। भाग 3 के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368 यह कहता है कि उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस बात को हमें हाईलाइट करके बताना है। सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में यह निर्धारित किया कि संसद अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मौलिक अधिकार वाले भाग 3 में संशोधन नहीं कर सकती है। इन्होंने बोला था भाग 3 में मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं होगा, आर्टिकल 368 हमसे कहता है।
किंतु यह शक्ति संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को पुनः प्रदान कर दी गई और अब अनुच्छेद 368(3) यह उपबंधित करता है कि अनुच्छेद 13 का कोई अंश इस उपबंध के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा पुनः प्रदान की गई कि और यह अनुच्छेद 368 द्वारा उपबंधित करता है कि आर्टिकल 13 में संशोधन पर लागू नहीं होगा। आर्टिकल 13 का कोई अंश इस उपबंध के अंतर्गत किए गए संशोधन पर लागू नहीं होगा। ये था इम्पोर्टेंट। यहाँ इसको हमें सेम टू सेम याद करना है। इसमें ना तो एक भी अक्षर अपनी तरफ से ऐड करना है, न ही इसमें घटाना है, क्योंकि ये इससे सफिशिएंट, इससे ज़्यादा सफिशिएंट आपको कहीं नहीं मिल सकता है। बहुत ही सफिशिएंट इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इससे अलग आप लिखने की कोशिश करोगे तो आप इसे लेंथी कर लोगे, ठीक है। तो हमें ये ज़्यादा लेंथी नहीं करना है और इतना ही लिखना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा गोकलनाथ बनाम पंजाब स्टेट और आर्टिकल 368 मौलिक अधिकार भाग 3। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। आगे चलते हैं। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल। यहाँ पर दूसरा आ जाता है केस नंबर फर्स्ट था, अब केस नंबर 2 है। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल AIR 1973 SC 1461 में यह निर्णय दिया क्या कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पर क्या बोला था? संशोधन नहीं कर सकती है। यहाँ पर क्या बोला गया था? मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है किंतु उन्हें पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पर क्या बोला गया था? मौलिक अधिकारों में संशोधन किया ही नहीं जा सकता। किस वाले में बोला था? गोकल बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में बोला था संशोधन नहीं होगा। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल में बोल दिया कि मौलिक अधिकारों में केशवानंद भारती वाले में बोला कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है किंतु उन्हें पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ के फैसले को रद्द कर दिया। जो गोलकनाथ के फैसला जो हो चुका था पहले, उस को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को संविधान के संशोधन द्वारा कम नहीं किया जा सकता। प्रस्तुत बाद में न्यायालय ने कहा कि यद्यपि अनुच्छेद आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की काफ़ी विस्तृत शक्ति है किंतु फिर भी वह सीमित है। मतलब इन्होंने बोला था, पहले तो गोकलनाथ में बोला था भाग 3 मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल में इन्होंने बोला कि संशोधन तो हो सकता है लेकिन पूर्णतः नष्ट नहीं किया जा सकता। और गोकलनाथ का जो केस था उसको रद्द कर दिया, उसके फैसले को रद्द कर दिया। और इन्होंने बोला कि ये जो संशोधन होगा भाग 3 में, इसको संशोधन को संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है लेकिन इसमें इन अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता। यद्यपि 368 हमारे संविधान में इतनी ज़्यादा शक्तियां हैं कि वो जो चाहे वो कर सकता है, फिर भी वो सीमित शक्ति है, फिर भी वह सीमित है। अधिकार है संशोधन, काफ़ी संशोधन कर सकता है। आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन संशोधन करने की जो क्षमता है हमारी निश्चित कर दी गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें याद कर लेना है। आगे देखते हैं। संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे संविधान का मूल ढांचा ही नष्ट हो जाए। यानी कि जो हमारा असल जो संविधान है, जो हमारा मूल ढांचा है, कोई ऐसा संशोधन ना हो जाए, ऐसा संशोधन नहीं कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो मूल ढांचा है वो ही समाप्त हो जाए। तो हमें ऐसा कोई संशोधन नहीं करना है जिससे मूल ढांचा ही समाप्त हो जाए। संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर उपलक्षित सीमाएं हैं। यानी जो संशोधन तो हम कर सकते हैं 368 के अंतर्गत, हमको यह प्रावधान है कि हम संशोधन संविधान में कर सकते हैं, लेकिन ये संशोधन करने की जो हमारी शक्ति है ये सीमित है।
जो स्वयं संविधान में निहित है। संविधान स्वयं कहता है कि तुम मेरे अंदर संशोधन तो कर सकते हो, लेकिन जो संशोधन आप करोगे वो शक्ति आपको निश्चित दी गई है, इससे ज़्यादा नहीं है। संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति इसी परिधि के अंतर्गत प्रयोग की जानी चाहिए। अतः न्यायालय ने 6 के विपरीत 7 बहुमत से यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर सकती है। मतलब इन्होंने बोला था कि हम संविधान संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन जो हम संशोधन करते हैं वो अधिकार हमको निश्चित दिए गए हैं। लेकिन संविधान में कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जिन पर हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। जस्टिस सीलेत और ग्रोवर के मतानुसार मूल ढांचे के उदाहरण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है, एक बात और है कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। जो हमारा संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। जैसे अब हम देखते हैं, जस्टिस सीलेत और ग्रोवर के मतानुसार मूल ढांचे में उदाहरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? सबसे पहला है हमारा संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा है सरकार का गणतंत्रात्मक स्वरूप। तीसरा है देश की संप्रभुता। चौथा है संविधान का धर्मनिरपेक्ष। पांचवा है विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का बंटवारा। इनमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति की गरिमा, जो भाग 3 में वर्णित विभिन्न मूल अधिकारों द्वारा निश्चित की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जिन पर हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। संशोधन अगर किए जा सकते हैं तो इनमें हम कुछ चीज़ जोड़ सकते हैं जो इनको और अच्छा और बेहतरीन बनाए, इनके अधिकारों को, इनकी शक्तियों को कम करें। ऐसे संशोधन नहीं हो सकते हैं। अगर संशोधन होगा भी तो इस लेवल का संशोधन होगा कि इनको और ताकत दे दी जाए और इनको मजबूत कर दिया जाए। आगे पढ़ते हैं। तीसरे नंबर का जो हमारा केस है, मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग होने से पहले ही बोल दिया था आपको क्या लिखना है। देखो, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइटर करा है, हाईलाइट किया है, ये आपको लिखना है। ये आपको हाईलाइट से लिखना है। ये वाला आपको हाईलाइटर से लिखना है। वो हाईलाइटर सॉरी जो हाईलाइट किया है ये लिखना है। और इसमें एक ये थोड़ा सा रह गया है जो मैं बताना चाहता हूँ। ये वाला एक लाइन और रह गई है, फिर बोलोगे ये। इतना आपको यहाँ से उठाना है, फिर यहाँ से ये उठाना है। उसके बाद ये आपको पॉइंट हिंदी में आपको याद करने हैं। इंग्लिश का पेपर नहीं है आपका, आपको हिंदी में ये 7 पॉइंट आपको ओपन कर लेने हैं अपनी कॉपी में। ओपन का मतलब क्या है, आपको लिख कर दिखाने हैं एग्जाम कॉपी में, ठीक है। अब तीसरे नंबर का जो हमारा केस है, केस इसमें वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो है श्रीमती इंदिरा नेहरू बनाम राजनारायण। श्रीमती इंदिरा नेहरू बनाम राजनारायण, AIR 1975 SC 2299 में। इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण का एक केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है उसको हम समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की और उसमें 3 और उदाहरण, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता तथा स्वतंत्र और उचित चुनाव जोड़ दिए। पहले क्या थे कि हमारे जो मूल ढांचे में ये 7 पॉइंट थे, लेकिन श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण AIR 1975 सुप्रीम कोर्ट 2299। देखो एक आध बार हमसे मिस्टेक हो जाती है, मैंने इसको 200 बोल दिया था। 2299 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की और उसमें 3 और उदाहरण, मतलब 3 चीजें और उसमें ऐड करा दी गई। वो कौन कौन सी चीजें थी? विधि के समक्ष शासन, विधि के समान शासन, विधि के समान समक्ष समता,
स्वतंत्र और उचित चुनाव जोड़ दिए। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 329 के असंवैधानिक है। इन्होंने क्या बोला? न्यायालय ने बोला कि अपने निर्णय में कहा कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 329 के जो 329 क्या जोड़ा गया है वो असंवैधानिक है। पहले तो इस चीज़ को हमें नोट कर लेना है। हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं कौन कौन सा आपको लिखना है। जो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ ये आपको लिखना है, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, अगर ये हमारे एग्जाम में नहीं भी आता है तब भी अगर हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो ये वाला प्रश्न तो हमारी जबान पर हमेशा रहना चाहिए कि संशोधन क्या होता है, संशोधन कब किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 36वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया आर्टिकल 329 के असंवैधानिक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संसद ने अनुच्छेद 368 में 2 नए, देखो एक हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976, कौन सा संशोधन हुआ था? ये जो इसमें संशोधन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट संशोधन है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संसद ने आर्टिकल 362 में 2 नए खंड जोड़ दिए। वो खंड कौन कौन से थे आपको दिखाते हैं। खंड 4 और 5 जोड़ दिए, ठीक है। हमें सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं करना है, बस खंड 4 और 5 जोड़ दिए थे, जोड़े हैं। ये रहा आपका यहाँ से, क्योंकि हमें अपना 20 और 25 मिनट का ध्यान रखना है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको कर लेना है, उसके बाद आप आगे चलते हैं। और अब हमें यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें चलना है, जो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हम पे एग्जाम में सटीकता पूछी जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। और अब हमें क्या देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद। संसद से भी ऊपर क्या है हमारा संविधान, संविधान सर्वोच्च है ना कि संसद। अतः संसद अपनी संविधान संशोधन सीमित शक्ति को बढ़ा नहीं सकती, जो है संविधान संशोधन शक्ति को क्या नहीं कर सकती, संसद जो है हमारी अपनी संविधान संशोधन की सीमित शक्ति को बढ़ा नहीं सकती, तथा 42वें संशोधन की संसद की सीमित शक्ति और न्यायिक पुनर्वलोकन भी संविधान के मूल ढांचे के उदाहरण हैं और संशोधन द्वारा इन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता। यहाँ पर क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हमारा जो संसद है वो बड़ा नहीं है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि हमारे लिए हमारा संविधान सर्वोच्च है, ना कि संसद। संसद अपने अनुसार इसे घटा या बढ़ा नहीं सकती है, जो हमारा संविधान है वो सर्वोपरि है, हम संसद की बात को नहीं मानेंगे। संविधान संशोधन सीमित शक्ति को बढ़ा नहीं सकती है तथा 42वें संशोधन की संसद की सीमित शक्ति और न्यायिक पुनर्विलोकन भी संविधान के मूल ढांचे के उदाहरण हैं और संशोधन द्वारा इन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा सकता है। मतलब हमारा जो संविधान है वो सर्वोपरि है, हम अपने फायदे के लिए, हम अपने फायदे के लिए या हम अपने रिव्यू के लिए हम इसमें कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, इसे हम थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं जो आपको दिख जाए। कुछ बच्चे बोलते हैं कमेंट करके, सर आपकी आवाज़ बहुत कम आती है। भाई एक तो मेरी आवाज़ इतनी भारी है और ऊपर से मैं फुल वॉल्यूम रखता हूँ, अपना जो मेरी वॉइस है पूरी रखता हूँ,
उसके बावजूद भी अगर आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो भाई अपना फ़ोन चेंज करो, ठीक है ना। फिर समस्या मेरी वॉइस में नहीं है, फिर समस्या आपके फ़ोन में है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, इससे ज़्यादा नहीं चीखा जाएगा। मेरे गलफड़े दुखने लगते हैं, मुंह दुखने लगता है, सिर की नस जो दर्द करने लगती हैं समझाते समझाते, बोलते बोलते। तो भैया अपने फ़ोन को चेंज करो। मेरी वॉइस वैसे ही एक तो भारी है और चीख चीख के और ज़्यादा लाउडली हो गई है, ठीक है। तो आपकी समस्या है आपका फ़ोन, आप अपने फ़ोन को ज़रा चेंज कीजिए, ठीक है ना। आप कमेंट करते हो, अच्छा लगता है, मैं और थोड़ी अपनी वॉइस को हाई किया है मैंने, लेकिन अगर तब भी अगर आपकी समस्या सॉल्व नहीं होती है तो भाई अपना फ़ोन चेंज कर लो अब, ठीक है। अब एक कुछ पॉइंट हैं। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक निम्नलिखित आधारभूत ढांचे को मान्यता दी है। जो आधारभूत जो ढांचे हैं उनको हमने मान्यता दी है, उनके हमें नाम लिख देने हैं सिर्फ, और हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। सबसे पहले है विधि शासन। रट लेना भैया इनको अच्छे से, मैं कह रहा हूँ रट लेना, हालांकि मैं कभी बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ इनको रट लेना, ठीक है। विधि शासन, समता का अधिकार, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत, संविधान की सर्वोच्चता, संघवाद, पंथ निरपेक्षता, देश का प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक ढांचा, संसदीय प्रणाली की सरकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय की अनुच्छेद आर्टिकल 302, 136, 141 और 142 के अधीन शक्ति, कुछ मामलों में मूल अधिकार, संसद की संविधान संशोधन की सीमित शक्ति और न्याय पुनर्विलोकन। ये थे हमारे पॉइंट, इनको हमें अच्छे से याद कर लेना है और हमें लास्ट में लिखना है न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसे संविधान संशोधन द्वारा भी अपवर्जित नहीं किया जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ ये था आपका मूल ढांचे का सिद्धांत। और ये जो लास्ट में आपको ये जो लाइन वहाँ पे लिख देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट से है। और देखो आपको एक बात मैं बता देता हूँ, कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका 4-5 पेज 6 पेज में कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये था एग्ज़ाम पर्पज़ से जो हमें अपने 20 या 30 मिनट के अंदर, 25 और 30 मिनट के अंदर जो हमें वहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन की, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी कराई जाती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर बेस पर अगर किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को हम रीड करने बैठ जाएँ तो वो 40-50 पेज से कम नहीं बैठता है, ठीक है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे हाइलाइटर दिया है, जिन पे टिक लगाए हैं, आप अगर इतना अगर अपने एग्ज़ाम में करते हो तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। और आपसे एक बात कह रहा हूँ, देखो ये लिख देना है, ये लिख देना है, और ये आपको लिख देने हैं, ये पॉइंट आपको लिख देने हैं, सही है, और ये आपको लिख देना है। इससे क्या होगा, आपके 3 तो केसेस हो जाएंगे इसमें, ठीक है, और डेफिनेशंस हो जाएगी और आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। आपको क्या करना है, देखो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था और क्वेश्चन के लास्ट में बोल रहा हूँ, केस, ईयर, आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है इसमें जो पॉइंट्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मूल ढांचे का जो सिद्धांत था आपका क्लियर हो चुका है, आपके LLB एग्ज़ाम के पर्पज़ से, आपके अदर एग्ज़ाम के पर्पज़ से, जहाँ पर आप थ्योरी वाइज अपना पेपर देने जा रहे हो, ठीक है। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इतने प्यार से सुना और समझा। कमेंट करके बताओ आपका ये क्वेश्चन कहाँ तक सही हो गया है, आप कहाँ तक इसे समझ पाए हो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।